दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों किसी भी परीक्षा में पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक तो प्रश्नों के ट्रेंड का पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और दूसरे कुछ प्रश्न हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आगामी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है 2002 में आयोजित नागरिक शास्त्र प्रवक्ता परीक्षा का हल। इसमें कुछ प्रश्न बहुत आसान हैं, लेकिन जो प्रश्न कठिन हैं उन्हें आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय आसानी से रिवाइज कर सकें। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सामान्य इंसान संप्रभु होना ही चाहिए, यह कथन किसका है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सामान्य इंसान संप्रभु होना ही चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके रूसो, बोदा, ऑस्टिन और क्रैप। तो सही उत्तर है आपका रूसो का। रूसो जो संप्रभुता है उसको सामान्य इच्छा में निहित करता है। तो वो कहता है कि सामान्य इंसान संप्रभु होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके मैकियावेली, ऑस्टिन, लास्की और मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्टिन। ऑस्टिन एकलवादी या एकत्ववादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और इसके अलावा बोदा, हाब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हीगल ये सभी विचारक अमर्यादित या एकलवादी संप्रभुता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या। तो सही उत्तर है जनसंख्या। दोस्तों संप्रभुता की विशेषता है पूर्णता। ये पूर्ण होती है, सार्वभौमिक होती है, अस्थायी होती है और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, न ही किसी को दिया जा सकता है। इसलिए जो जनसंख्या है वो संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति, न ही परिवार का मात्र विस्तार। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मैकाइवर, गार्नर, गेटेल और मॉर्गन। तो सही उत्तर है गार्नर। ये कथन गार्नर का है कि राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न बल की अभिव्यक्ति है, न प्रस्ताव और सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का विस्तार ही है। याद रखिएगा ये कथन गार्नर का है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और हाब्स। तो सही उत्तर है राज्य शब्द का आधुनिक अर्थों में सबसे पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस जो कि 1513 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उसने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन। जो राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक, तो हेनरी मैन का मानना है कि जो प्रारंभिक परिवार थे या कुटुंब थे उसमें पिता परिवार का मुखिया होता था, और राज्य की उत्पत्ति भी उसी पितृसत्तात्मकता के फलस्वरूप हुई है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक ने किस में अंतर किया है? देखिए ऑप्शन है आपके राज्य तथा सरकार, राज्य तथा संप्रभुता, राज्य और संघ, राज्य तथा जनसंख्या। तो जॉन लॉक दोस्तों राज्य और सरकार में अंतर किया है। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा समर्थक जॉन लॉक को माना जाता है। अन्य ऑप्शन है आपके रूसो, कांट और बोदा, लेकिन जॉन लॉक सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक था। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? तो दोस्तों ये कानूनी अधिकार, जो कानूनी सिद्धांत है अधिकारों का, लीगल थियरी ऑफ राइट्स, वो मानता है कि अधिकार जो हैं वो राज्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? सतत क्रांति का सिद्धांत दोस्तों माओ त्से तुंग द्वारा दिया गया है, और माओ ने चीनी समाज को अंतर्विरोधों से युक्त समाज बताया, और संसार में वो कहता है कि सर्वत्र अंतर्विरोध पाया जाता है, लेकिन उसका मानना है कि साम्यवाद स्थापित हो जाने के पश्चात भी कुछ अंतर्विरोध रहते हैं, इसलिए निरंतर क्रांति या सतत क्रांति आवश्यक है।
अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, ये कथन किसका है? तो पिछले प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न आया है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, ये सीले का कथन है। तो याद रखिएगा, सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? तो आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और शक्ति पृथक्करण में ये माना जाता है कि सरकार के जो तीनों अंग होने चाहिए उनकी शक्तियाँ एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, तभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, आदर्शवादी और समाजवादी। तो सही उत्तर है व्यक्तिवादी जो है, इंडिविजुअलिस्ट थिंकर जो हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक बुराई इसलिए कि केवल राज्य लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकता है, और इसलिए कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए वो आवश्यक भी है सुरक्षा के लिए, संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने के कारण ये जो है बुराई भी है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व रह सकता है, ये किसने कहा है? तो ये कथन दोस्तों सीले का है। वो कहता है कि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और भूभाग, तो इसमें से वो कहता है कि बिना भूभाग के भी राज्य रह सकता है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो ये बीए फर्स्ट ईयर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हम जो लोग जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये प्रश्न सबसे पहले आता है। ये गार्नर का कथन है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है आपके गियरके, हाब्स, मेटलैंड और जीडीएच कोल। दोस्तों गियरके, मेटलैंड, कोल और जो है मेटलैंड, कोल, गियरके, ये सभी बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन हाब्स जो है ये संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक है, और वो कहता है संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जिसके बंधन में या जिसके नियंत्रण में सभी लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है जॉन लॉक किस देश के निवासी थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ब्रिटेन के निवासी थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम वालास को माना जाता है। देखिए, परंपरागत व्यक्तिवाद की अपेक्षा ये समुदायों और संस्थाओं को अधिक महत्व देता है, और इसमें ग्राहम वालास और नॉर्मन बेलाक प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा आधुनिक व्यक्तिवाद ग्राहम वालास। अगला प्रश्न है ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जेफरसन का कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। अगला प्रश्न है देखिए लिबर्टी जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी शब्द लिया गया है लाइबेल से, लिंगुआ से, लिबर से और लिब्रा से। तो ये प्रश्न भी वर्ष 2000 में जो आयोजित पीजीटी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था। तो लिबर शब्द से लिबर्टी शब्द लिया गया है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्तता। अगला प्रश्न है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, ये कथन किसका है? तो जॉन लॉक का मानना है कि जो स्वतंत्रता है वो कानून के द्वारा संभव है, इसलिए वो कहता है कि कानून जहां पर नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है, याद रखिएगा, प्रमुख बहुलवादी विचारक जीडीएच कोल का कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। अगला प्रश्न है किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली और डी टॉकविल। तो सही उत्तर है मैकाइवर ने दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है, जबकि लॉर्ड एक्टन, मैकियावेली और टॉकविल इस सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद किया है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं रूसो का कथन है।
तो डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज 1751 में, इसमें रूसो ने बताया कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य के अवनति में या मनुष्य के नैतिक पतन में योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट से संबंधित हैं जॉन लॉक। और जॉन लॉक के अनुसार 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार मनुष्यों को प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जॉन रॉल्स, लॉर्ड एक्टन, टॉनी और जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है जॉन रॉल्स। इनका कथन है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया था? तो मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत दोस्तों हेगेल से लिया था। हेगेल या हीगल जो विचारक था, उसने द्वंद्ववाद का या डायलेक्टिक्स थियरी जो है प्रतिपादित किया था, और उसने उसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी कोई भी नया विचार वाद और प्रतिवाद के बाद आता है, जिसको कि संवाद या सिंथेसिस कहते हैं। ये विचार मार्क्स ने हीगल से लिया था। अगला प्रश्न है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या होता है? तो दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार में राज्य का जो प्रधान होता है वो नाम मात्र की शक्तियों या केवल नाम मात्र की शक्तियां धारित करता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कैबिनेट सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका कि कार्यकाल 1952 से 1956 तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी की समयावधि कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है, और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? तो ये है 45 सीटें। 2008 के पहले लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 45 सीटें आरक्षित थीं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा आप 47 सीट्स। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब संस्तुत की थी? तो बी.आर. मेहता कमेटी 1957। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन या अभिकरण नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और रेडियो। तो दोस्तों प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और रेडियो ये जनमत या पब्लिक ओपिनियन के साधन हैं, जबकि न्यायपालिका एक न्याय करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसका विचार है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो दल विहीन या पार्टीलेस सिस्टम जो है, दल पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये जयप्रकाश नारायण की देन है, और उन्होंने ये कहा कि जो संसदीय पद्धति है वो दलगत राजनीति के आधार पर काम करती है, इसलिए जो लोकतंत्र होना चाहिए वो दल विहीन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? ऑप्शन है आपके जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह और लैंड्स मिंडे। तो दोस्तों इसमें दबाव समूह जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता सीधे कानून निर्माण में भाग लेती है, और देखिए पहले जो सिटी स्टेट थे यूनान के, वहाँ पे प्रचलित थी, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? क्रीटो, रिपब्लिक, एथिक्स और एपोलॉजी। तो सही उत्तर है एथिक्स बुक जो है वो प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित किया था? तो ये था दोस्तों प्लेटो। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो जनसंख्या का आकार रखा था वो 5040 व्यक्तियों तक रखा था। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति से पहले है या इसी कथन को ये कहा जाता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है?
तो दोस्तों, राज्य एक पूर्ण समुदाय है, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ण है और मनुष्य उसका केवल अंग मात्र है। देखिए, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, वो प्लेटो ने कहा है, लेकिन राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है बेंथम। जेरमी बेंथम को उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखी गई है। इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये मिल की पुस्तक नहीं है। एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, ये जो हैं 3 पुस्तकें मिल द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन ये जो है मिल की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं? आप जानते हैं जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत की जो संघ व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। एकात्मक शासन में ये होता है कि संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित कर दी जाती हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, नॉर्वे, यहाँ पर एकात्मक शासन है। अगला प्रश्न है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। तो शक्ति का विभाजन संघात्मक राज्य में संविधान द्वारा किया जाता है। तो संविधान द्वारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सरकार की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? तो ऑप्शन है आपके स्ट्रांग, गार्नर, बिलोबी और फाइनर। तो सही उत्तर है स्ट्रांग। स्ट्रांग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पर है? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। तो दोस्तों, इंग्लैंड में अभी भी संवैधानिक राजतंत्र है। अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का उदय किसका परिणाम था? पुनर्जागरण, प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन युद्ध और औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, इटली में फांसीवाद का उदय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। दोस्तों, इटली का शासन फासिस्टों को इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि वहाँ का शासक वर्ग जनतंत्र और समाजवाद को अपनी सत्ता के लिए खतरा समझने लगा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ये कथन किसका है? डी टाकविल, हैमिल्टन, हरमन फाइनर और C.F. स्ट्रांग। तो सही उत्तर है डी टाकविल। डी टाकविल का कथन है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। ब्रिटेन में संसद कानून का निर्माण करती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड हेवर्ट, रामजे म्योर, हेराल्ड लास्की और सर विलियम बेवरेज। तो दोस्तों, लॉर्ड हेवर्ट एक विचारक हैं। उन्होंने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती शक्तियों को एक नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। ये देखिए एक कथन है। अगला प्रश्न, मेरा कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, यानी मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं, ये कथन किसका है? ये कथन है फासीवादी मुसोलिनी का। और इटली में आर्थिक पतन के दौर में मुसोलिनी का उदय हुआ और उसके नेतृत्व में जो फासिस्टवादी दल था वो अत्यंत शक्तिशाली होने लगा। उसने केवल काम पर बल दिया और काम पे विश्वास किया, बात करने पर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन गणराज्य नहीं है? ऑप्शन है आपके भारत, नेपाल, जर्मनी और फ्रांस। तो सही उत्तर है यहाँ पर नेपाल। नेपाल में दोस्तों राजतंत्र व्यवस्था थी और गणराज्य में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन नेपाल में भी अब दोस्तों प्रजातंत्र लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आप जानते हैं हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है?
ऑप्शन है हैंस जे मर्गेंथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज और वुडरो विल्सन। तो दोस्तों वुडरो विल्सन जो हैं वो आदर्शवादी विचारक हैं, न कि यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक। तो मर्गेंथाउ, जॉर्ज कैनन और जॉर्ज हर्ज ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आपके आर्गेंस्की, क्नाइडर और हर्सानी और सेलिंग। तो दोस्तों सेलिंग जो हैं वो खेल सिद्धांत या गेम थियरी से नहीं जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो दोस्तों शांति के लिए एकता प्रस्ताव या यूनिटी फॉर पीस जो है वो कोरिया संकट के समय लागू किया गया था और शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया। तो याद रखिएगा 30 जुलाई 1997 की आधी रात को हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा चीन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो फांसीवाद का जन्म दोस्तों इटली में हुआ था। फांसीवाद का अर्थ तानाशाहीपूर्ण शासन से समझा जाता है, इसका जन्म इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन तानाशाही का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है आपके अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता और अनामता। तो अक्षमता जो है ये नौकरशाही का लक्षण नहीं है। इसके अलावा नौकरशाही अस्थायी होती है, इसे किसी पार्टी या दल विशेष के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, यानी ये तटस्थ होती है। और अनामता, ये सब नौकरशाही की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दबाव समूहों को तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, ये कथन किसका है। तो ये दोस्तों फाइनर का विचार है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो एक प्रकार से तीसरे सदन के रूप में स्थापित हो गए हैं। फाइनर ने दबाव समूहों को दोस्तों अज्ञात या गुमनाम साम्राज्य भी कहा है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है, ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है राजनीतिक दलों की उपयोगिता के संबंध में, कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है और कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। ये दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। ग्रामर एंड पॉलिटिक्स दोस्तों ये मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लास्की की पुस्तक है। अगला प्रश्न है लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन प्रसिद्ध विचारक मैक्सी का है, जिसने कहा है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और लाखों लोग दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। अगला प्रश्न है बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा। तो क्यूबा एक साम्यवादी देश है, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है कौन सही ढंग से नहीं मिला है। जेएस मिल पॉलिटिकल इकानमी, ये सही है। डी टॉकविले डेमोक्रेसी इन अमेरिका, सही है। हेगल फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, सही है। लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी, ये सही नहीं है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी ये मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ये पुस्तक टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होती है, वहाँ पर संसद द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं है। अगला प्रश्न है किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्याख्या है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय या एडमिनिस्ट्रेटिव जो न्यायालय हैं उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है कौन विकसित संविधान का उदाहरण है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, भारतीय और जर्मन। तो दोस्तों ब्रिटिश संविधान वहाँ के लोगों के जीवन, परंपराओं, बदली परिस्थितियों के कारण निर्मित हुआ है, इसलिए ब्रिटिश संविधान को जो है परंपराओं का परिणाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है।
संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना, धन विधेयक प्रस्तावित करना और कमेटी के द्वारा जांच करना। तो धन विधेयक प्रस्तावित करना ये सीनेट के पास शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध पुरुषों के लिए उसी तरह है जिस तरह मातृत्व महिलाओं के लिए है। ये प्रश्न दोहराया है, पिछले प्रश्न पत्र में भी था, तो याद रखिएगा ये कथन मुसोलिनी का है। अगला प्रश्न है, कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़ा है? नेहरू, द गाल, यासर अराफात, टीटो। दोस्तों द गाल जो हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, जबकि नेहरू, नासिर, टीटो और यासर अराफात ये सभी लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा देश सार्क का या दक्षेस का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से सभी देश, अफगानिस्तान को भी सार्क की सदस्यता मिल गई है, तो इसलिए अब अगर जो प्रश्न बनेगा तो इसमें ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सार्क के सदस्य देशों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षिण एशियाई देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय इसका काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, देखिए ये करंट का प्रश्न है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप तैयार कर लीजिएगा, वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मानव अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा कब की गई थी? याद रखिएगा दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। एक आसान प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद ये सभी संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्य अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 1967 में एशियान की स्थापना हुई तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? लाओस। दोस्तों लाओस इसका सदस्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला प्रश्न है, देखिए भारत श्रीलंका समझौता कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन है आपके 1985, 1986, 1987 और 1988। तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच 1987 में 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षेस औपचारिक तौर पर कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 7-8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई देशों का जो है ये संघ स्थापित किया गया था। ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक की अवधारणा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड। तो याद रखिएगा स्वीडन में सबसे पहले ऑम्बुड्समैन जो है संस्था की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर है 1955। ये बहुत से आसान प्रश्न हैं, याद रखिएगा। बांडुंग सम्मेलन 1955। एक पुस्तक है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? LD वाइट। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नए विषय के रूप में घोषित होने के बाद पहली पुस्तक मानी जाती है LD वाइट की, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। PGT परीक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता परीक्षा यानी PGT परीक्षा नागरिक शास्त्र का 2002 में आयोजित जो परीक्षा थी उसका हल प्रश्न। कुछ प्रश्न कठिन हैं, आप उनको अलग से नोट करके तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।